वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो जब से ये मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तब से हम लोग एक बात काफ़ी प्रोमिनेंटली कह रहे हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था, 10th मई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो 7th मई 2025 था। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ना सिर्फ हमने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें काफ़ी रिप्यूटेड जो मीडिया हाउसेज हैं इंटरनेशनली, वो भी शामिल हैं, उन्होंने 7th मई के जो भी इवेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कवर किया। बिकॉज सबको पता है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, 7 मई की रात, जब बीवीआर कॉम्बैट की हिस्ट्री में, मॉडर्न वॉरफेयर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स एरियल फाइट जो है वो लड़ी गई। तो ये सब कुछ हम एक साल पहले से कह रहे हैं कि 7th मई को जो कुछ हुआ उसको वो रहती दुनिया तक जो मिलिट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्टडी करेंगी। आज इस कॉन्फ्लिक्ट को, उस 7th मई के जो इवेंट्स हैं उनको एक साल पूरा हो गया है, बल्कि एक साल से भी थोड़ा सा जो टाइम है वो ऊपर हो गया। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आज भी कुछ लोग कॉन्स्टेंटली दीवारों को स्क्रैच कर रहे हैं, दीवारों में अपना सर मार रहे हैं कि उस दिन, उस रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कुछ अचीव किया ये कैसे हो पाया। एंड जब उन्हीं कुछ लोगों के माइंड में ये चीज फिट नहीं हो पाती कि पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसको हम शुरू से एक थर्ड क्लास एयरफोर्स समझते आए हैं, थर्ड क्लास एयरफोर्स कहते आए हैं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी को किस तरह से पोजेस करती है। जब उनका माइंड ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो इस चीज को आर्गुमेंट्स के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आर्गुमेंट कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती अपनी जो लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल्स हैं PL-15 जैसी, उनको एक एवैक्स एयरक्राफ्ट के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करने की। और इसमें आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जो एवैक्स है वो स्वीडिश ओरिजिन के SAP 2000 एयर हैं, जो कि वेस्टर्न ओरिजिन के हैं, और जो PL-15 मिसाइल्स हैं साथ ही साथ J-10C एयरक्राफ्ट हैं वो ईस्टर्न ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि चाइनीज ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं। तो ऊपर से देखने में यहाँ पर कोई जो कॉमनैलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो चीजें यहाँ पर अनसर्टेन जरूर हैं, लेकिन कुछ लोग इसको, बिकॉज उनके माइंड में कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो इसको इस फैक्ट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैपेबिलिटी उनके पास एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। अभी के लिए जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट है उसकी कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो 7th मई को जो रिजल्ट्स हमने अचीव किए वो किस तरह पॉसिबल हो पाए। किस तरह से मीटियोर बीवीआर मिसाइल के होते हुए इंडियन एयरफोर्स एक भी बीवीआर मिसाइल फायर नहीं कर पाई। किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी रेंज में आ गई कि उन्होंने कंफर्टेबली इंडियन एयरफोर्स के 8 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको शूट डाउन कर दिया। तो डेटा लिंक कैपेबिलिटी हमारे पास है नहीं, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स हम अचीव कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन जब आप इंडियन से करेंगे तो इसका उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। 7 मई 2025 को रात 12:30 बजे की सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ इंडियंस ने चूज की कि हम अपने साथ कितने एयरक्राफ्ट लेके जाएंगे, और जो स्ट्रेंथ उन्होंने चूज की वो ऑब्वियसली 100+ एयरक्राफ्ट थे। उसके बाद जगह उन्होंने सिलेक्ट की, टाइम उन्होंने सिलेक्ट किया। इवन जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में मेंशन कर चुका हूं, जब इंडियन एयरफोर्स फुल कॉम्बैट मोड में आ गई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स की साइड से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स के ऊपर सिर्फ 6 फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल थे, और एक जो ऑल टाइम सपोर्ट के लिए एवैक्स जो है बैकग्राउंड में वो मौजूद ही था। तो एक एयरफोर्स जो 100 एयरक्राफ्ट के साथ बिल्कुल रेडी खड़ी है अटैक करने को, और एक एयरफोर्स जो इस पूरी तैयारी को देखकर अपना रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करना स्टार्ट हुई है। और बिकॉज हम लिमिटेड नंबर में हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़े एयरक्राफ्ट जो है वो जनरेट कर पाए DCA रिस्पॉन्स पैकेज में। हमारी साइड से जो एयरक्राफ्ट जनरेट हुए वो 40 to 50 एयरक्राफ्ट थे, और इंडियन साइड से जिस तरह से पहले बताया 80 से क्लोज टू 100 एयरक्राफ्ट उस टाइम के ऊपर हवा में थे, अपने वेपन्स के साथ आर्म्ड थे जो कि स्टैंड ऑफ वेपन थे। और रात तकरीबन 12:30 बजे इन्होंने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको स्टार्ट किया। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं, इतने बड़े लेवल के ऊपर जो फोर्स विजुअलाइजेशन है उसको देखकर बड़े बड़े लोगों के पसीने निकल जाते हैं, और ये चीज नॉर्मल है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लिटरली कुछ मिनट्स थे अपने जो DCA रिस्पॉन्स पैकेज है उसको फॉर्म करने के लिए, अपना जो रिस्पॉन्स है उसको जनरेट करने के लिए, और मोर इंपॉर्टेंटली अपनी जो किल चेन है, किल वेब है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए लिटरली कुछ मिनट्स का टाइम था। इन्हीं मोमेंट्स में जब हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी पोजीशंस ले रहे थे, हमारे जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं उनको गाइड करके स्टैक कर रहे थे, इतने में इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो अपने पेलोड्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वो पेलोड जो है वो स्ट्राइक रजिस्टर करवाता है पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक जो एक्ट ऑफ वॉर है वो रजिस्टर हो जाता है। एंड देन पाकिस्तान एयरफोर्स अपना OCA रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट करती है, यानी कि ऑफेंसिव काउंटर एयर। एंड इस रिस्पॉन्स में फिर एयरक्राफ्ट पिक कर जिसमें 4 के करीब रफेल एयरक्राफ्ट थे, एक Su-30 MKI, एक मिराज 2000 और एक MiG-29 UPG। हेरॉन मार्क 2 जो है वो हमारी एक HQ-9 की बैटरी ने एंगेज किया, तो उसको आप साइड पे रख दो। लेकिन बाकी जो 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें 4 रफेल और 3 आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स, इनको पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10C एयरक्राफ्ट हैं इन्होंने पिन करके
करके लॉक करके शूट डाउन किया। ऑब्वियसली ये सारा कुछ इतनी रेंजेस के ऊपर हुआ कि नॉर्मल जो फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार्स हैं वो इतनी दूर तक अपनी जो बीवीआर मिसाइल्स हैं उनको गाइड नहीं करवा सकते थे और एमकॉन मोड में थे। तो इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो एवैक्स एयरक्राफ्ट है उसको कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट के मैनर में यूज किया गया और हमने अपनी बीवीआर मिसाइल्स जो हैं वो एवैक्स के थ्रू गाइड करके इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया। एक आर्गुमेंट जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूंगा कि इंडियंस की तरफ से कहा जाता है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसको परमिशन नहीं थी कि पाकिस्तान मिलिट्री को टारगेट किया जाए। तो ये चीज अंडरस्टैंडेबल है। आरओई यानी कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं, लेकिन वंस जब हॉस्टाइल एयरफोर्स आपकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना स्टार्ट कर दे तब आपके ऊपर लाजिम हो जाता है कि आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। आईएएफ ने 100 एयरक्राफ्ट स्टैकअप किए तो वो सारे के सारे जो है वो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट नहीं थे, उसमें जो एस्कॉर्ट थे वो भी मौजूद थे जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ लैस थे। आइडियल कंडीशंस में क्या होना चाहिए था कि वो जो एस्कॉर्ट वाले फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो स्ट्राइक करके इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट वापस आ रहे थे उनको एयर कवर प्रोवाइड करना चाहिए था जब पाकिस्तान एयरफोर्स उनको टारगेट कर रही थी। और रिटर्न फायर में इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं चाहे वो राफेल है उनको अपनी एयर टू एयर मिसाइल्स फायर करनी चाहिए थी। ये ऐसी चीज है जो कि वो नहीं कर पाए अनलेस के उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इतनी रेंजेस तक लॉक करके शूट कर पाए, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो कुछ ज्यादा ही बेहतरीन थी कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को हमारे जेट्स के ऊपर लॉक ऑन करने तक नहीं दिया। खैर जो भी है, द फैक्ट इज पाकिस्तान सरप्राइज तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान ही वही साइड थी जो कि अपने एनिमीज को लॉक कर रहा था और उनको इफेक्टिवली शूट डाउन कर रहा था। दूसरी साइड ने सिर्फ क्या किया कि प्री स्टोर्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर स्टैंड ऑफ रेंज से वेपन्स गिराए और वो भी किस कॉस्ट के ऊपर 7 एयरक्राफ्ट शूट डाउन करवाए। तो ये कोई यहाँ पर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं है और दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स के लिए तो ये चीजें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। अगेन यहाँ पर मेरा एक बहुत ही हम्बल आर्गुमेंट है अपने इंडियन फ्रेंड्स के सामने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि पंजाब और जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं ना उन्होंने आपके एक बहुत बड़े नंबर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो शूट डाउन होते हुए देखे हैं। उन्हीं की उन्होंने वीडियोस कैप्चर की और उन्हीं वीडियोस में से हमने जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया। और इवन बठिंडा में जो राफेल गिरा वो बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। अब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है या हमारे पास कोई शाकला का बुम बुम वाली पेंसिल है कि हम इतनी दूर तक आपके एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर पाए, आपके इतने अंदर तक जो एयरक्राफ्ट हैं वो शूट डाउन होकर गिरे एंड फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये लॉजिक जो है वो ना तो हम बाय करेंगे और ना ही कोई इंटरनेशनल वेल इन्फॉर्म्ड मीडिया हाउस करेगा। अब आते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ और वो ये है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कैपेबिलिटी है अपनी बीवीआर मिसाइल्स को एवैक्स के थ्रू गाइड करवाने की। क्या हमारी जो लिंक 17 डेटा लिंक है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। तो जो हमारी नेशनल लिंक है लिंक 17 वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमारी एयरफोर्स ने खुद बनाया है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद बनाया है और पिछले तकरीबन 10 साल से ये लिंक जो है वो मुसलसल इवॉल्व हो रही है। लेकिन द पॉइंट इज कि इस लिंक से रिलेटेड कोई भी वैलिड इंफॉर्मेशन इंटरनेट डोमेन के ऊपर मौजूद नहीं है। इस लिंक की स्पीड कितनी है, लेटेंसी कितनी है, कम है, ज्यादा है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी तक रिलीज नहीं की। अगर किसी के पास वैलिड इंफॉर्मेशन है तो काइंडली उसका लिंक कमेंट्स में रखे। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है लिंक 17 से रिलेटेड ऑफिशियली कोई भी स्पेक्स रिलीज नहीं किए गए। तो जब स्पेक्स रिलीज नहीं किए गए आप उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं कि हमारा जो वेस्टर्न ओरिजिन का एवैक्स है वो हमारे चाइनीज ओरिजिन के मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से कैसे डेटा शेयर करता है, कैसे टॉक करता है। तो इसके लिए मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई कोर कैपेबिलिटीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई इतना ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत है। इस पूरे सिनेरियो को सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा और वो एग्जांपल यहाँ पर ये है कि फर्ज करें आप 2 पर्सन्स को ले लें और वो जो 2 पर्सन्स हैं वो अलग-अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। एक इंग्लिश बोलता है और दूसरा पर्शियन बोलता है। अब वो दोनों पर्सन्स एक दूसरे को डायरेक्टली समझ नहीं सकते, तो उसके लिए लॉजिकल स्टेप क्या है कि आप दरमियान में एक ट्रांसलेटर रखेंगे जो कि पर्शियन को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और इंग्लिश को पर्शियन में कन्वर्ट करेगा। और जब 2 नोड्स के दरमियान ये तीसरी ट्रांसलेटर नोड आप एस्टेब्लिश कर देंगे तो पहली जो 2 प्राइमरी नोड्स हैं वो जो 2 पर्सन्स हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे और अपने थॉट्स को भी शेयर कर पाएंगे। सेम इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो वेस्टर्न ओरिजिन के एवैक्स हैं वो हमारे चाइनीज ओरिजिन के प्लेटफॉर्म से बात करते थे। अब वो जो थर्ड नोड है जिसके थ्रू ये सारी कम्युनिकेशन होती है, जो ट्रांसलेटर नोड है, वो ऑब्वियसली एक सीक्रेट है और उस सीक्रेट नोड का ना तो मुझे पता है और अगर मुझे पता भी होता तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट किसी के साथ मैं उस जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है उसको सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे डिस्कस कभी भी ना करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये चीज ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी मेरे इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं मेरी ही तरह डिफेंस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उनके कंपैरिजन में मेरे पास कम इन्फॉर्मेशन है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है बिकॉज इस डोमेन में काम करना मैंने उनके बाद स्टार्ट किया है। लेकिन एक जो चीज मुझे बड़े अच्छे तरीके से आती है वो है चीजों की लॉजिक बनाना और समटाइम्स नॉट इवन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉजिक है वो इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मैटर करती हैं, स्पेशली डिफेंस की डोमेन में, मिलिट्री की डोमेन में, जहाँ पर किसी भी एक साइड की मिलिट्री की जो ट्रू कैपेबिलिटीज़ हैं उनका हमें नहीं आइडिया, बिकॉज इंटरनेट डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो ऐसे में जो लॉजिक की इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी आई होप कि ज़्यादातर वीडियो तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको ज़रूर वीडियो समझ में आई होगी, इसकी लॉजिक जो है वो समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।